हेलो बेटा, चलो आज वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर खत्म कर लेते हैं। थोड़ा सा पार्ट उसका टेस्ट में रखा है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं और बाकी मंडे से क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो ही रही हैं तो फिर आगे वहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। बट एक थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट था जो हम आज थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में मैंने तुम्हें ये बताया था कि सबसे पहले मैं थोड़ा सा चीज़ें बताऊंगा, उनको जल्दी जल्दी से सुन लो। मैंने थोड़ा पहले भी बताया था कि सबसे पहले जो एटम का स्ट्रक्चर सोचा गया था, तो उन्होंने कहा था कि डाल्टन ने थ्योरी दी थी कि भाई मैटर जो भी होते हैं उनकी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी यूनिट वो एक एटम होती है। एटम से छोटा कोई भी मैटर का पार्टिकल पॉसिबल नहीं है। तो ये थ्योरी काफी दिन तक चलती रही। इसके बाद इस थ्योरी को फेल किया बेसिकली जे थॉमसन ने क्या किया कि उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कैथोड ट्यूब में। अगर आपको याद हो 10th क्लास में आपने पढ़ा है, कैथोड ट्यूब होती थी, उसमें उन्होंने एक कैथोड बनाया था और उस पे एक हायर पोटेंशियल पे उन्होंने उसको रखा, अंदर कुछ गैस वगैरह भरी थी, ठीक है ना, और उसका प्रेशर काफी ज्यादा एक तरह से हमने लो कर दिया था। और फिर उसके बाद क्योंकि उसमें गैस भरी, फिर उसके सेक्शन पाइप लगा के उसका प्रेशर लो किया। क्योंकि ये आइडिया उनको एक्चुअली कहां पे आया था कि जैसे नहीं पहले के जमाने में क्या होता था कि आसमान में बरसात के टाइम पे बहुत लाइटिंग होती थी, तो वहां से उन्होंने ये आइडिया लगाया कि भाई इस पे काफी सारी स्टोरीज है बट उन पे नहीं जाएंगे हम लोग मेन जो हमारा मेन मोटिव है वो हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो जब हमको वहां लगा कि वो जो स्काई पे इतनी सारी लाइटिंग होती है, तो उन्होंने कहा कि ऊपर जाते हैं तो इनर्ट गैसेस आती जाती हैं और साथ में प्रेशर लो होता चला जाता है। तो जब प्रेशर कम होता चला जाता है ऊपर की तरफ, तो उन्होंने वही एटमॉस्फेयर अपने कैथोड ट्यूब के अंदर क्रिएट किया। और चूंकि दो क्लाउड जब टकराते हैं तो बहुत ज्यादा एनर्जी लॉस होती है, तो उन्होंने इसलिए वोल्टेज को बहुत हाई रखा। कैथोड ट्यूब में शायद उन्होंने पहला एक्सपेरिमेंट 10,000 वोल्ट भी किया था। तो इस तरह का जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो रेज निकली कहां से, कैथोड से जाते हुए कुछ रेज दिखाई दी उनको, कुछ पार्टिकल्स दिखाई दिए। मतलब पहले तो पार्टिकल नहीं बोला उन्होंने बोला कुछ रेज जा रही है, बहुत ब्राइट इस तरह से रेज दिखाई दी उन्होंने। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे सकता हूं कि उन्होंने कुछ इस तरह का अरेंजमेंट किया था कि ऐसी एक उन्होंने कैथोड ट्यूब बनाई थी इस तरह की, यहां पे ऐसे इस तरह से, और यहां जो पोटेंशियल रखा था वो काफी हाई पोटेंशियल रखा था, मतलब 10,000 वोल्ट के आसपास। तो जब और इसमें गैसेस भर दी थी उन्होंने, इनर्ट गैसेस भरी थी, और यहां पे एक सेक्शन पाइप लगा दिया था जिससे उन्होंने गैसेस के थोड़े प्रेशर को क्या किया, कंट्रोल किया। जब ऐसा किया तो यहां से कुछ रेज निकलती हुई नजर आई, इस तरह से जाती हुई दिखाई दी। तो उन्होंने बोला कि कैथोड से रेज बाहर आ रही, इसलिए कैथोड रे। 10th क्लास तक हमें इतना पढ़ाया जाता था। बाद में उन्होंने क्या किया कि इसके यहाँ पे ऐसे उन्होंने क्रॉस लगा दिया था। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो कैथोड के बारे में, इस तरह से क्रॉस बना दिया था तो उसकी शैडो एनोड पे बन रही थी। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये रेज है। ऐसे ही उन्होंने डिफाइन किया था कि भाई जैसे लाइट रेज आती है उसके सामने कोई भी तुम पार्टिकल लगा दो तो उसकी शैडो बन जाती है ना। तो इस तरह से उन्होंने बोला कि ये जो है ये रेज, इतना समझ में आ रहा है। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया, ऐसे पोटेंशियल डिफरेंस लगा दिया इस जगह पे एक तरह से ऐसे। अब पोटेंशियल डिफरेंस जब लगाया तो बताओ ये सारे पार्टिकल एक तरफ मुड़ गए और वो हमेशा किधर मुड़ गए, पॉजिटिव की तरफ मुड़ गए। तो उन्होंने कहा कि ये रेज जो है वो निगेटिवली चार्ज है, तभी तो वो पॉजिटिव की तरफ टर्न करेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे उन्होंने हॉर्सशू मैग्नेट लगा दिया, उसके बाद भी ये पार्टिकल डाइवर्ट हुए। कहते हैं ना कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव कर रहा है तो वो सर्कुलर पाथ में घूमने का ट्राई करता है। तो इस तरह से उन्होंने इन रेज, पहले तो अभी तक रेज की कहानी चल रही थी कि भाई ये रेज है, बट बाद में इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पैडल व्हील लगाया। ये सबका तुम्हें कोई स्टोरी से मतलब नहीं है, ऐसे सपोर्ट किया और यहाँ पे एक पैडल व्हील लगा दिया इस टाइप का। तो जब ये पैडल व्हील ऐसे लगा दिया तो यहाँ जब यहाँ आधा पार्ट रोक लिया था उन्होंने ऐसे, तो यहाँ पे जब पार्टिकल पड़ रहे थे तो ये पैडल व्हील घूमना स्टार्ट कर देता है। बात समझ में आई? तो ये पैडल व्हील घूमना जब स्टार्ट किया तो उन्होंने लगा कि यार ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है जब इसमें फोर्स लग रहा हो, और फोर्स लग रहा होगा तो पार्टिकल होंगे तो उनका मोमेंटम होगा, मोमेंटम जब उस पर हिट करेगा तो वो घूमना स्टार्ट कर देगा। तो इस बिहाफ पे इन्होंने बोला कि ये जो है वो क्या है, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, जिन्होंने उसको नाम दिया आगे इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी अगर एक तरह से देखा जाए तो किसने किया था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को ढूंढा था। बट उस समय डाल्टन ने ये थ्योरी दे दी थी कि भाई जो सबसे स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है वो एक एटम होती है, और एटम उन्होंने कहा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और सर्कुलर शेप का तो उन्होंने नहीं बोला, हाँ एटम होता सबसे छोटी क्वांटिटी है बट इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये बात उन्होंने बोल दी थी। देन आफ्टर इन्होंने बोला
कि उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, एटम से भी छोटी क्वांटिटी है, वो है एक इलेक्ट्रॉन जो उस एटम के अंदर ही लाई करता है। और उन्होंने इस थ्योरी को इस तरह से जस्टिफाई किया कि उन्होंने कहा एक पॉजिटिव चार्ज का सॉलिड स्फीयर है और उसके अंदर ऐसे नेगेटिवली चार्ज जो है वो एक बीज की तरह उसमें है। इसी को प्लम-पुडिंग मॉडल भी हम लोग बोलते हैं, यानी पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर के अंदर ऐसे इलेक्ट्रॉन फैले होते हैं और ये टोटल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होता है। इस चीज को जे थॉमसन ने पूरा दिखा दिया और यहां से ये बात प्रूव हो गई। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ये कहानी? तो ऐसे उन्होंने इसको ढूंढा और उन्होंने बोला कि सर्कुलर शेप का होता है, ये तमाम तरह की चीजें आई। और जो स्पीयर है उन्होंने मान लिया तरबूज की तरह, प्लम पुडिंग मॉडल मतलब कि तरबूज की तरह है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीयर है और उसमें जो बीज है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन है, ऐसा उन्होंने बोल दिया। तो अगर बीज होते तो वो एक जगह स्टेबल होते, तो उन्होंने मान लिया कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे रेस्ट पे है। बट उस टाइम तक हुआ क्या था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी आ चुकी थी और उस समय ये हो रहा था कि कोई भी जो मटेरियल है या कोई एटम है वो बेसिकली दो तरह के स्पेक्ट्रम शो करने लगा था। एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलते हैं और एक इमिशन स्पेक्ट्रम होते हैं। ये चीज आ चुकी थी, तो वो बात इनका एटम एक्सप्रेस नहीं कर पाया कि अगर एक एटम के एक स्पेक्ट्रम बनते हैं तो वो कैसे बनेंगे, वो एक्सप्लेन करने में नाकाम रहे, या कह सकते हो कि उन्होंने उसको एक्सप्लेन नहीं किया या नहीं कर पाए, या उन्होंने जो एटम का शेप दिया वो एटम स्पेक्ट्रम लाइंस जो थी यानी एब्जॉर्प्शन और एमिशन के स्पेक्ट्रम उसको शो नहीं कर पाया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो इस वजह से इनकी थ्योरी को गलत कर दिया गया। और इसके बाद जो आगे हुआ, अब तुम्हारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि इमिशन और एब्जॉर्प्शन के स्पेक्ट्रम क्या होते हैं। मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं, बाकी इसको थोड़ा सा और आगे बताऊंगा। आप ऐसे समझो कि सपोज मान लो कहीं पे तुम कोई वैक्यूम क्रिएट करो, ठीक है, मान लो एक ये रूम है और इस रूम में वैक्यूम क्रिएट कर दिया गया और मैं यहां पे एटम की, ये जमीन पे एटम की एक लेयर बिछा दूं। अंडरस्टैंड करना, तभी मजा आएगी। इस जमीन पे मैं क्या बिछा दूं? एटम की लेयर। तुम सोचो तुम्हारा रूम है, उस पे एटम की लेयर है, एक ही एटम की लेयर है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता बट एज्यूम करो कि एटम की एक लेयर है, ठीक है। और जो सनलाइट आती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और उसमें हर तरह की वेवलेंथ है, मतलब 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी की हर तरह की वेवलेंथ है। अगर हर तरह की वेवलेंथ होगी तो इसका मतलब उसके पास जो एनर्जी होगी वो hc/λ होगी। अब इसमें हर एक लैम्डा आ रहा है, ठीक है। तो सोचो जो लेयर तुम्हारे फर्श पे एटम की पड़ी हुई है वैक्यूम में, अब जब लाइट उस पे पड़ी तो लाइट जो पड़ेगी वो सारी वेवलेंथ के साथ आ रही है। तो जब वो लाइट उन एटम्स की पड़ती है तो उन एटम के अंदर कुछ कुछ होता है और उसके बाद कुछ लाइट जो है वो दूसरी तरफ एटम से क्रॉस करके चली जाती है। जो लाइट उस पे एटम पे पड़ रही थी फिर एटम में कुछ कुछ हुआ और वो लाइट दूसरी तरफ निकल गई। बात समझना मेरी ढंग से। तो जो लाइट बाहर निकल गई, ठीक है, उनको वो एक प्लेट में ले गई, एक प्लेट में ले ली गई। तो जब एक प्लेट में ले ली गई, वो शायद जिंक सल्फाइड की प्लेट होती है, उसके ऊपर हम ले लेते हैं। तो जो लाइट उस पे पड़ती है जिस जगह पे, वहां ब्राइट आ जाता है और जहां नहीं पड़ती है वहां डार्क आ जाता है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो हम जब बोलते हैं कि जहां डार्क लाइनें पड़नी होंगी यानी कि वो उस जगह पे लाइट नहीं पहुंच रही है, यही बात तो हुई। तो अब जरा तुम एक छोटा सा पॉइंट समझो, होता क्या है, एटम के अंदर होते क्या इलेक्ट्रॉन्स, ये बात इन्होंने पहले ही कह दी थी। तो जब फोटॉन्स आ रहे हैं, क्योंकि लाइट के साथ तो फोटॉन्स आ रहे हैं और फोटोन एक पर्टिकुलर एनर्जी के आ रहे हैं, तो एटम के अंदर कुछ ऐसा होता है कि कुछ लाइटें एटम के अंदर रुक गई, यानी कुछ लाइट जो है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की उस एटम के अंदर रुक गई और कुछ बाहर चली गई। तो जो लाइटें रुक गई वो उस प्लेट पे डार्क शेड बना रही होंगी क्योंकि वहां तो लाइट पहुंची नहीं। ये बात समझ में आ रही? तुम ऐसे एज्यूम करो कि एक प्लेट है, थोड़ा थोड़ा सा समझना मेरी बात में क्या कहना चाह रहा हूं। एक प्लेट है और सब उस पर ट्यूबलाइट लगा दो, लाइन से ट्यूबलाइट लगा दो। अब जिस वेवलेंथ की लाइट ट्यूबलाइट पे पड़ेगी वो ट्यूबलाइट जल जाएगी और जो वेवलेंथ नहीं पड़ेगी वो ट्यूबलाइट बंद रहेगी। पक्का? तो मान लो अगर मैं बोलूं कि 10-15 वेवलेंथ पड़ी जाके प्लेट पे तो वो 10-15 ट्यूबलाइट जल गई, लेकिन कुछ वेवलेंथ नहीं गई तो वो डार्क वहां रहा। तो एक तरह से इनको बोला जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इनको क्या बोला जाता है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट प्लेट पे जो डार्क लाइनें होती हैं उनको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही? ये और डिटेल में बातें होंगी थोड़ा रुक के, बट अभी तुम्हें इतना समझ आना चाहिए। लेकिन अब हुआ क्या, लाइट एटम को दोबारा देखा गया जो फर्श पे पड़ी थी। तो एटम के अंदर जब कुछ कुछ हो रहा था तो उसके बाद एटम ने फिर से कुछ एनर्जी बाहर निकाली।
जब वो एनर्जी फिर से बाहर निकाली तो उसको फिर से हम उस प्लेट में लेते हैं, ZNS वाली प्लेट पे उसको हम लेते हैं, तो उस पे कुछ ब्राइट लाइनें आ गई। ब्राइट लाइनें आ गई मतलब वही एक तरह से समझो ट्यूबलाइट लगी गई वेवलेंथ और ट्यूबलाइट को जला दी तो कुछ ब्राइट लाइनें आ गई। इनको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। बात समझ में आ रही है? तो अब जरा तुम सोच के देखो रियलिटी में क्या सिचुएशन हो रही होगी कि एक एटम की मतलब एक एटम की पूरी लेयर है, उस पे हजारों वेवलेंथ लाइट की पड़ी, कुछ वेवलेंथ की लाइट बाहर निकल गई जिनको हमने प्लेट पे लिया तो वहां पे जो वेवलेंथ वहां नहीं पहुंच पाई वो लाइनें डार्क नजर आ रही थी, तो इनको क्या बोला गया? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब जो लाइट की वेवलेंथ अंदर एटम के रुक गई थी वो एटम के अंदर कुछ कुछ करती है एंड फिर बाहर निकलती है। जो बाहर निकलती है उसको जब फिर से हम प्लेट पे लेते हैं तो जब उसको प्लेट पे कंसीडर करते हैं तो वहां ब्राइट आता है। बात समझ में आ रही है? तो सब जगह डार्क नजर आएगा और कुछ कुछ लाइनें ब्राइट नजर आएंगी, तो उनको क्या बोलेंगे? इमिशन स्पेक्ट्रम। तो कभी कभी ऐसा होता है कि पूछ लिया जाता है कि जो ब्राइट प्लेट है उस पे जो डार्क लाइनें आती है वो कौन सी होती है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और जो डार्क प्लेट है उस पे जो ब्राइट लाइनें आती है उनको क्या बोलते हैं? इमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये क्या कुछ कुछ होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं या क्या फोटोन बाहर निकलते हैं, इन सब की बातें आगे डिटेल में होंगी जब हम एनर्जी लेवल पढ़ रहे होंगे। अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, बस तुम्हें इतना समझना है कि यहां पे केवल इतना ध्यान देना है कि भाई जे थॉमसन का जो मॉडल था एटम का वो क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि जो लाइटें एटम के अंदर से बाहर जा रही हैं जिनको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, या जिनको हम इमिशन स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं वो जे थॉमसन का मॉडल एक्सप्रेस नहीं कर पाया, इसलिए इनका मॉडल फेल कर दिया गया। ये बोला गया कि पूरी तरह से कैपेबल नहीं है एक एटम को डिफाइन करने के लिए। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो इनमें ड्रॉबैक क्या था कि ये इमिशन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। बाकी इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, और बहुत सारी चीजें इनके साथ हुई। किसी ने इनसे पूछ लिया कि बताओ जो तुम बार बार बोल रहे हो कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इसका मास कितना है। तो जे थॉमसन ये अपनी लाइफ में कैलकुलेट करते रहे बट इन्होंने इसको कैलकुलेट नहीं कर पाए। हाँ, उन्होंने m/e का रेशियो कैलकुलेट कर लिया था लेकिन ये कभी नहीं कैलकुलेट कर पाए इंडिविजुअली कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा या उसका मास कितना होगा। फिर एक मिलिकन साइंटिस्ट का नाम सुना होगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप सुना होगा, तो वहां से उन्होंने चार्ज निकाला था बैलेंस करके उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर QE = mg। तो वहां से उन्होंने वो निकाल लिया एंड देन आफ्टर फिर इनके रेशियो से हमने एक चार्ज को फाइंड कर दिया कि चार्ज का अमाउंट कितना होता है। ये पूरी कहानी इनके साथ चली लेकिन इनका मॉडल केवल इतनी ही बात एक्सप्रेस कर पाया कि ये एक बीज की तरह होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो जे थॉमसन ने याद रखिए। अच्छा, तुमसे कभी कभी ये भी पूछ लिया जाए कि प्रोटॉन किसने ढूंढा, ये भी तो हो सकता है। तो प्रोटॉन किस बंदे ने ढूंढा उसको कैसे हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो प्रोटॉन के ढूंढने के लिए क्या हुआ, देखो साइंटिस्ट होते हैं तो अगर एक का किसी का भी एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो दूसरे साइंटिस्ट सोचते हैं कि वो भी इसमें कुछ दिमाग लगाएं, हो सकता है कुछ नई चीज उनको मिल जाए तो उनका भी नाम आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे साइंटिस्ट इस पे वर्क कर रहे थे। गोल्डस्टाइन करके एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया, इन्हीं के एक्सपेरिमेंट को अपनी लैब में परफॉर्म किया और अपनी लैब में परफॉर्म करने के लिए ऐसा परफॉर्म किया कि जैसे नहीं बहुत गंदी तरीके से परफॉर्म करना होता है। तो उसने जो कैथोड प्लेट ली थी, बात समझ में आ रही, वो कैथोड प्लेट उसने कुछ इस टाइप की ले ली थी कि जिसमें इस तरह के होल्स बने। आप समझो अगर तुम्हारे यहाँ सिंक हो तो सिंक में इस तरह के होल्स लगे, जाली लगी होती उसमें ऐसे होल्स होते हैं, सिंक पे जाली ऐसी होती। तो उसने समझो ऐसे ही एक एल्यूमिनियम की जाली निकाल ली और उसका उसने कैथोड बना दिया और यहाँ पे एक एनोड बना दिया। इस तरह से उसने एक अरेंजमेंट कर लिया है और ये अरेंजमेंट के साथ इसको ट्यूब के अंदर ऐसे रखा और इसके अंदर गैस भर दी, वो सारी कहानी कर। अब उसको ऐसा लगा चलो एक बार करते हैं, तो उसने देखा कि यहां से बहुत सारी लाइट जा रही थी, तो वो बेचारा दुखी होकर बैठ गया कि भाई जे थॉमसन का मॉडल तो सही है, वो चीजें हो रही हैं। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पे सब सही मान लिया। बट साइंटिस्ट ने जब फिर से गोल्डस्टाइन ने जब फिर से इसको थोड़ा ढंग से देखा तो उसको इस जगह पे ट्यूब के इस पार्ट पे यहाँ पे एक थोड़ी सी ब्राउन कलर की, रेडिश ब्राउन कलर की रोशनी नजर आई। अब साइंटिस्ट उसका दिमाग तो कम करेगा ही करेगा, तो उसने सोचा यार यहाँ पे ये क्या हो रहा है। तो उसने इसको ऑब्जर्व किया तो उसको ऐसा लगा कि यार जब जे थॉमसन बोल सकते हैं कि कैथोड से निकलने वाली जो रेज हैं उनको कैथोड रेज बोल रहे हैं जो यहाँ जा रही, तो यहाँ पे हो सकता है कि रेडिश ब्राउन कलर की जो रोशनी आ रही हो सकता है एनोड से कुछ रेज जा रही हो, क्योंकि इनमें होल है तो इस वजह से वहां पे लाइट दिखाई दे रही है। तो उसने एनोड रे उनको बोलना चाहा, बट
प्रॉब्लम ये हुई कि उसने जो ये एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किए थे, क्रॉस लगाया था, ये दुनिया भर का सब चीजें उसने की, तो उसने वो सब करके देखा बट कुछ हुआ नहीं। पेडल भी लगाया, वो भी बेचारा घूमा नहीं, तो बैठ गया चुपचाप सामने से कि मतलब कुछ हो नहीं सकता। बट साइंटिस्ट दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो उसने फिर से बैठ के सोचा, तो उसने ये कंक्लूजन निकाला कि यार जे थॉमसन ने इसके अंदर इनर्ट गैस भरी है। अब जब इनर्ट गैस इन्होंने भरी है, तो ये जो हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन है, जो ये रेज है, इनको एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बोला गया, तो ये एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन इस गैस के एटम से टकरा रहे होंगे और इसको आयनाइज कर रहे होंगे, यानी उसका नेगेटिव चार्ज अलग हो जा रहा है और पॉजिटिव चार्ज अलग हो जा रहा होगा। बात समझ में? न्यूक्लियस के साथ तो वो नेगेटिव चार्ज तो इधर जा रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा होगा, कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। अब जब कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होकर आएगा तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। अब उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी इन होल से क्रॉस करके यहां जाके हिट कर रही होगी। अब एनर्जी हिट कर रही होगी तो डेसिपेटेड हो रही होगी, डेसिपेटेड हो रही होगी तो यहाँ पे कुछ रेड ब्राउन कलर की लाइट जो है वो यहाँ पे नजर आ रही थी एनर्जी की वजह से। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं जो यहाँ पे जाके हिट कर रहे हैं, और उसी को आगे बोल दिया गया कि ये क्या है, प्रोटॉन। तो इस तरह से प्रोटॉन को ढूंढा गया। अब और थोड़ा आगे बढ़े तो उस समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ढूंढ लिए गए थे, है ना। तो रेडियो पीरियोडिक टेबल में याद होगा तुम्हें, मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल तुमने पढ़ी होगी, उस पर वो सजाने में लगा हुआ था अलग अलग पार्टिकल को यहाँ यहाँ ये सब करके। तो उस समय रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी आ गए थे। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के रेडिएशन से बचने के लिए सारे साइंटिस्ट एक डायरेक्शन में काम कर रहे थे कि कोई ऐसा मेटल मिल जाए जिससे हम रेडियो एक्टिव के रेडिएशन से बच सके। तो सब अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी में अगला एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड का भी ऐड होगा, बट उसके पहले चार्विक करके एक बंदा था, सुना होगा यार, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज की। तो जैडविक क्या कर रहा था, जैडविक ने इधर एक पॉजिटिव प्लेट लगाई, इधर एक नेगेटिव प्लेट लगाई और एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा। उससे जो पार्टिकल्स निकल रहे थे उनको इन प्लेट्स पे ले रहा था। तो वो देख रहा था कि भाई पॉजिटिव प्लेट्स में कुछ नेगेटिव पार्टिकल्स आ रहे थे और नेगेटिव प्लेट्स में कुछ पार्टिकल जो आ रहे थे वो पॉजिटिव पार्टिकल्स आ रहे थे, जिनको उसने अल्फा और बीटा और गामा रेस के टर्म्स में बोला था। याद होगा 10th क्लास में थोड़ा बहुत तो पढ़ाई है ना। तो जो पार्टिकल सीधे निकल जा रहे थे वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, तो उनको गामा रेस बोली गई। बाद में उन्हीं को क्या बोल दिया गया कि दीज आर इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ढूंढ ली गए। प्रोटॉन की खोज कई बार लोग बोलते हैं, जो केमिस्ट्री वाले लोग होते हैं वो रदरफोर्ड का नाम लेते हैं, बट याद रखना गोल्डस्टाइन ने इसकी खोज करी थी, तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए पर्टिकुलर फिजिक्स में, ठीक है। तो इस तरह से तीनों चीजें ढूंढी गई। बट ये स्टोरी आगे बढ़ रही थी जे थॉमसन की, तब रदरफोर्ड भी इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उनका एक्सपेरिमेंट क्या था, ये देखो, ये सब कहानी है तुम्हारी बुक में लिखी है, मैं केवल सुना दे रहा हूं ताकि तुम उसे पढ़ो तो तुम्हें थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए और तुम समझ पाओ कि क्या कहा गया। मेन जो काम है, जहां से हमारे क्वेश्चंस आना स्टार्ट होते हैं वो रदरफोर्ड से, और रदरफोर्ड से भी एक दो क्वेश्चंस आएंगे, बहुत ज्यादा उसमें नहीं पूछे जाते। कहां से क्या क्वेश्चन पूछे गए वो मैं तुम्हें बताऊंगा। जब रदरफोर्ड आए तो रदरफोर्ड ने यहां तक तो समझ लिया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन्स भी हैं कोई चीज, और प्रोटॉन भी ढूंढ लिए गए थे, ये सब बातें उनको पता थी, न्यूट्रॉन भी हो गए थे उस समय तक। रदरफोर्ड क्या कर रहा था, वो जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनको अलग अलग मेटल की सीट लेके उन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की बम्बार्ड करवा रहा था और देख रहा था कि कैसे पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं। और वो बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स थे, क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे थे, तो वो अल्फा पार्टिकल्स को लेके उन पे बम्बार्ड करवा रहा था और देख रहा था क्या है। तो उसने ऐसा कुछ सोचा कि मतलब अगर एटम से टकराएगा क्या होगा, तो उसने ऐसा बोला कि गोल्ड फॉइल पेपर लिया। गोल्ड एक्चुअली इतना ऐसा मेटल होता है जिसको हम लोग बहुत थिन कर सकते हैं, एकदम थिन, जितना पॉसिबल हो सके। एक तो नहीं गोल्ड की कितनी छोटी छोटी चीजें बनाई जाती हैं, तो इसलिए उसने गोल्ड फॉइल पेपर लिया। वो लेने का केवल इतना मतलब था कि उसने ऐसा एज्यूम किया कि जो गोल्ड की शीट वो ले रहा है वो एक तरह से एक एटम की लेयर है, थिक नहीं ले सकता। थिक लेगा तो हजारों लेयर, हालांकि एक थिन से थिन लेयर में भी हजारों लेयर्स होती हैं एटम की, बट उसने ऐसा माना कि जितनी थिन हम ले सकते हैं उतनी थिन लें, ताकि एज्यूम कर सके कि एक ही लेयर ऑफ एटम है, एक लेयर बना दी किसकी, एटम की, ऐसा उसने माना। बात समझ में? और एटम की लेयर जब उसने बनाई, इसको मैं हटाता हूं, देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब वो एटम की लेयर वो बनाई तो उस पे उसने जब अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड करवाई तो हुआ क्या रियलिटी में, वो हमें देखना है। उसने कहा कि भाई यहां पे उसने गोल्ड फॉइल पेपर लगाई और यहां पे उसने लेड का बॉक्स रख के यहां पे एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स रख दिया, यहां पे इस जगह पे, और यहां से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड करवाई। इस जगह से अल्फा पार्टिकल्स ऐसे आ रहे, इस तरीके से। बात समझ में आ रही? ये अल्फा पार्टिकल्स यहां जा रहे हैं। अब यहां पे गोल्ड फॉइल पेपर है, तो अगर उसमें हजारों एटम होंगे,
मैं अगर एक पर्टिकुलर एटम को कंसीडर करूं तो उसने ऐसा माना कि अगर यहां पे कोई एटम है तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड चले जाते हैं, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल्स जो सीधे आ रहा था वो ऐसे वापस आ जाता है। अगर ऐसे गया तो ऐसे वापस। बाकी अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड, कितने सारे अल्फा पार्टिकल्स ऐसे अनडेविएटेड चले जाते हैं। तो उसने कुछ ऐसा सोचा, तो मेरी बात समझना, इसको मैं थोड़ा ढंग से बना देता हूं ताकि आपको थोड़ा समझ आ जाए कि क्या है रियलिटी। ये ऐसे, तो अगर यहां पे ऐसे पार्टिकल्स आए, ये ऐसे चला गया, ठीक है, ये ऐसे चला गया, ये ऐसे चला गया, फिर कुछ पार्टिकल्स आए जो ऐसे चले गए, कुछ पार्टिकल्स आए जो ऐसे चले गए, एक पार्टिकल यहां से आया जो ऐसे जाके वापस आया। बात समझ में आएगी नहीं? और कुछ पार्टिकल्स तो ऐसे सीधे ही निकल गए, है ना, कुछ पार्टिकल्स आए यहाँ पे, कुछ ऐसे चले गए, मतलब इस तरह का बहुत कुछ हुआ, है ना, ये बात समझ में आ रही। तो इस तरह के जो पार्टिकल्स आए जो ऐसे जा रहे थे, एक पार्टिकल वापस आया, तो उसने कहा यार कि ये अल्फा पार्टिकल्स है। अल्फा पार्टिकल्स बेसिकली हीलियम न्यूक्लियस होता है, तुम्हें थोड़ा बहुत अगर इसका आइडिया हो तो। हीलियम न्यूक्लियस में क्या होता है? 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। बात समझ में? हीलियम न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल्स में, ठीक। तो उसने कहा पॉजिटिव चार्ज अगर वापस आ रहा है तो पक्का इसको किसी पॉजिटिव हैवी चार्ज ने ही रिपेल किया होगा, जिसकी वजह से उसने कहा कि एटम के अंदर एक कहीं पे एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है, बहुत छोटा स्फीयर है, बाकी स्पेस तो खाली है। तो जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया, प्लीज इसको ढंग से समझना, जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या? पहले तो उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्ड करे, ये गोल्ड फॉइल पेपर ले लिया एक लेयर की तरह एटम का मानने के लिए। तो जैसे बम्बार्ड कराई तो बहुत अनडेविएटेड है। तो जो जे थॉमसन बोल रहे थे कि इलेक्ट्रॉन उसके अंदर बीच की तरह फैले हुए, वो उसने मना कर दिया कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कहीं ना कहीं तो अल्फा पार्टिकल्स से टकराते, कुछ ना कुछ तो होता, कुछ ना कुछ तो डेविएट होते। तो मेजर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड चले गए। मतलब अगर तुम सोचो 10,000 अल्फा पार्टिकल उसने डाले तो तुम ऐसा मान सकते हो कि 9,800 या 9,800 850 के आसपास पार्टिकल जो अनडेविएटेड गए, और उसमें से तुम ऐसा मान सकते हो कि 50-60 पार्टिकल्स कुछ थोड़े बहुत एंगल पे डेविएट हुए, कुछ थोड़े ज्यादा एंगल पे डेविएट हुए, और उन 10,000 में एक अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो सीधे जाके बिल्कुल वापस आया। मतलब एक रेशियो बता रहा हूं, कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। कुछ लोग उसको 20,000 में बोलते हैं, 1-2 अल्फा पार्टिकल वापस आ गए, वो तो चलता रहेगा, वो तो होता ही है। तो 10,000 का एक रेशियो लो कि अगर 10,000 अल्फा पार्टिकल लेंगे तो उसमें एक पार्टिकल सीधे वापस आ जाएगा, कुछ पार्टिकल्स थोड़े सम एंगल पे डेविएट होंगे, कुछ थोड़ा ज्यादा एंगल पे डेविएट होंगे, और बाकी मेजर पार्ट मतलब 9,500 के आसपास पार्टिकल अनडेविएटेड चले गए। ये उसने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा। तो पहले आप ध्यान रखो, उसका एक्सपेरिमेंट जो था वो अरेंजमेंट क्या होगा? रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, एक गोल्ड फॉइल पेपर, उस पे इसने बम्बार्ड करवाई, एक्सेलरेटेड पार्टिकल्स जो ऐसे आए उनमें इनको बम्बार्ड करवाई। ये उसका एक्सपेरिमेंट का अरेंजमेंट था। अब ये एक्सपेरिमेंट में उसने क्या देखा? ये क्या था कि जो ये पार्टिकल्स ऐसे निकल गए, इसके बिहाफ पे उसने जो कमेंट किया वो कमेंट ये हुआ कि बेसिकली एटम एक सर्कुलर ऐसे है और उसके सेंटर पे कुछ बहुत ज्यादा हैवी पॉजिटिवली चार्ज है, जिसको उसने बोल दिया कि वो Ze पॉजिटिव चार्ज है। मतलब E मतलब उसने मान लिया पॉजिटिवली चार्ज है, तो E क्या होता है? एक प्रोटॉन का चार्ज प्लस E। बात समझ में आ रही है? और Z है उसका एटॉमिक नंबर, और हैवी है तो उसने ये भी मान लिया कि इसके अंदर न्यूट्रॉन भी होंगे। तो जो प्रोटॉन है और जो इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जो न्यूट्रॉन है, ये दोनों उस जगह पे एक सॉलिड पॉजिटिव स्फीयर बना रहे थे, इसलिए मान लिया, इसको नाम दिया कि ये न्यूक्लियस है। और बाकी सारा जो एटम का स्पेस है वो खाली है, और इसके चारों तरफ जो है वो इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम सकते हैं और अलग अलग ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ये उनका कंक्लूजन था इसको देख के। तो पहले अरेंजमेंट क्या होता है, फिर उसने जो एक्सपेरिमेंट किया उसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद ये कंक्लूजन दिया। लेकिन एक मतलब उसने बहुत काम किया यार, मतलब हम लोग क्या उसके सामने, उसने एक और चीज बोली थी, पता क्या? अगर मान लो ये अल्फा पार्टिकल ऐसे जा रहा है, सपोज मान लो ये तुमने यहां शीट ली और ये ऐसे गोल्ड फॉइल पेपर है, तो ये मान लो एंगल थीटा है ऐसे,
ये लाइन थी हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल से ये डेविएट करके जो गया है ये एंगल थीटा माना। तो उसने ऐसा लिखा, देखो यार फॉर्मूला मुझे याद शायद है, तुम देख लो एक बार देख लेना बुक में, बट हाँ जहां तक मुझे याद है उसने बोला था कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स जो थीटा एंगल पे डेविएट हो रहे हैं वो इक्वल टू होते हैं ni स्मॉल n t z स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर r स्क्वायर साइन स्क्वायर नहीं साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं रखना है, ये तो मैंने थोड़ा स्टाइल मारने के लिए तुम्हें बता दिया कि हाँ भाई मुझे याद है, ठीक है ना, और बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। ni स्मॉल n t z स्क्वायर e की पावर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, ये तुम्हें पहले से पता है, r स्क्वायर साइन। अब इसमें थोड़े टर्म्स अगर तुम्हें जानने हैं तो मैं तुम्हें बता सकता हूं। ni बेसिकली नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स है जो इस पे डाले हैं, और स्मॉल n इज ए नंबर ऑफ एटम है पर यूनिट वॉल्यूम जो इस गोल्ड फॉइल में ली गई। अंडरस्टैंड? यार ना याद रखो तो भी चलेगा, कौन इतना फॉर्मूला बड़ा याद रखता है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। मैं प्रूव भी कर सकता हूं बट अभी नहीं कर सकता, मतलब मुझे बहुत सारे टर्म्स उसमें देखने पड़ेंगे। और t जो है, t है इस गोल्ड फॉइल पेपर की थिकनेस, और z जो है जो इसमें एटम लिए गए जैसे गोल्ड लिया गया उसका है एटॉमिक नंबर। बात समझ में आ रही कि नहीं? और E तो आपको पता ही है। R क्या है? R बेसिकली ये डिस्टेंस है कि यहां से जो अल्फा पार्टिकल्स डाले गए इसको हम R बोलते हैं, ये डिस्टेंस, क्योंकि इसी पे तो डेविएट हुए। और थीटा तुम्हारा ये एंगल पक्का, उसका पावर 4 थीटा बाई 2। ये फॉर्मूला याद रखने की कोई इतनी बड़ी नीड नहीं है, तुम्हें केवल इतना याद रख लेना है जो याद रखने वाली चीज है, क्योंकि इस पे क्वेश्चन एम्स में पूछा गया था। ये याद रखो कि n थीटा यानी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स डेविएटेड एट थीटा डिग्री इज इक्वल या प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर, और साथ में n थीटा इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन की पावर 4 थीटा बाई 2। बस तुम्हें इतना याद रख लेना, ये दो चीजें याद रखो, इससे तुम्हें क्वेश्चंस हो जाएंगे। बाकी कोई इतना नहीं पूछता है और जरूरत भी नहीं, ठीक है। तो ये जो टर्म, दो टर्म है, ये कैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा गया था नेम्स में कि तुम ऐसे समझो, ये कैसे याद रखो। तुमसे कोई कहे कि मान लो मैं बोलूं कि 600 पार्टिकल्स जो है वो 60 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं। कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं। तो बताओ कितने ऐसे पार्टिकल्स होंगे जो 30 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं। देखो यहां से हो सकता है, अगर तुम इसको देखो तो n जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जो 60 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं वो कितने हैं? 600, यही तो लिखा है। अब ये 60 डिग्री पे, ध्यान रखना, इसको तुम क्या लिखोगे? k टाइम्स साइन की पावर 4 60 बाई 2, ये आ गया। दूसरा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो 30 डिग्री पे डेविएट हो रहे हैं वो तुम्हें निकालने हैं, वो निकालने, एंड दिस इज इक्वल टू k डिवाइडेड बाई साइन की पावर 4 30 डिग्री बाई 2। तो जिन दोनों को डिवाइड कर देगा तो k कट जाएगा और इनकी वैल्यू डाल देगा तो n निकल आएगा। अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये क्वेश्चन हो सकता है इस फॉर्मूले के बगैर भी, कभी ये याद रखो। और इसमें हो सकता है कि वो कह दे कि भाई 60 डिग्री पे मान लो गोल्ड फॉइल पेपर ले ले, उसमें बोले कि 600 पार्टिकल हो रहे हैं। अब गोल्ड की जगह मान लो कोई और ले ले, सपोज मान लो Ag ले ले, ठीक है ना, सिल्वर ले ले, और उसको लगाए और बोले कि बताओ 60 डिग्री पे कितने पार्टिकल होंगे। तो मुझे बताओ 60 डिग्री दोनों में कॉमन हो गया, अब ये जेड का रेशियो आ जाएगा, ये भी हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चंस रदरफोर्ड के मॉडल से किए जा सकते हैं। अब तुम्हें याद क्या रखना है? रदरफोर्ड का देखो ये आ सकता है एग्जाम में, थ्योरेटिकल क्वेश्चन में भी लिखने का, तो वो तुम्हें पूरा थ्योरी उसमें पढ़नी पड़ेगी। तुम्हें क्या बोलना है? अरेंजमेंट क्या था? उसने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लिया, उससे अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकाले और उनको गोल्ड फॉइल थिन शीट में, जो कि एक एटम की लेयर की तरह एज्यूम किया, बम्बार्ड करवाया। ये उसका अरेंजमेंट था। एंड अरेंजमेंट के बाद जो उसने ऑब्जर्व किया वो क्या था? बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स अनडेविएटेड चले गए, 10,000 में एक पार्टिकल सीधे वापस आया, और कुछ पार्टिकल्स थोड़ा डेविएशन पे गए, कुछ पार्टिकल ज्यादा डेविएशन पे गए। ये सब उसका ऑब्जर्वेशन था। और इस ऑब्जर्वेशन से जो उसने कंक्लूजन निकाला वो क्या था? क्योंकि तीन चीजें तुम्हें लिखनी पड़ेगी, एक तो अरेंजमेंट, फिर एक्सपेरिमेंट, और एक्सपेरिमेंट के बाद ऑब्जर्वेशन।
तो ऑब्जर्वेशन ये था कि एटम का मोस्ट ऑफ द स्पेस खाली है, वहां कुछ नहीं है। सेंटर पे एक जगह पे बहुत छोटा सा, बहुत स्मॉल सा पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसको न्यूक्लियस बोला गया, हैवी है यानी न्यूट्रॉन भी होंगे, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके चारों तरफ किसी एक ऑर्बिटल में घूम रहे हैं। अलग अलग ऑर्बिटल हो सकते हैं, वहां क्या घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन। तो उसने इलेक्ट्रॉन को यहां पे घुमा दिया कि भाई चलो इलेक्ट्रॉन कुछ वेलोसिटी से घूम रहे, रिवॉल्व कर रहे। ये रदरफोर्ड ने कंक्लूजन निकाल के दिया। बात समझ में आ रही है? और ये कहीं हद तक सही भी था, और उसको उसने ये कहा भी कि अगर ये फ्री वेलोसिटी से घूम रहा है तो बताओ mv²/r, आर अगर इसकी रेडियस मान लो तो mv²/r, इसके ऊपर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा और इधर की तरफ लगेगा k, और वो हो जाएगा ZEE/r²। ये दोनों बैलेंस हो सकते हैं। तो ये बात तो हो ही सकती है ना कि mv²/r = k ZEE², मतलब ZE/E/r²। ये तो फोर्स वाला कॉन्सेप्ट लग ही सकता है ना, तो इलेक्ट्रॉन स्टेबल भी हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आ रही है? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, टू बी वेरी क्लियर। ओके, देन अब हुआ क्या, अब यहां पे कूदा मैक्सवेल। साइंटिस्ट काम करते हैं और वो सोचते हैं कि उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, और करते भी हैं। इतना कौन सोचता है यार, हम लोग के तो बस की बात नहीं है ये सब चीजें सोचना, मतलब खतरनाक दिमाग था उनका, उनकी मतलब सलाम उनको, है ना, ऐसे समझो कि भाई महान लोग थे ये। तो मैक्सवेल यहां कूद के क्या बोलता है जरा तुम समझो। मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी दी थी। उसने कहा कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर मूव कर रहा है, उसके पास वेलोसिटी है, तो वो एनर्जी रेडिएट करता है। वो क्या करता है, एनर्जी रेडिएट करता है। तो अगर चार्ज पार्टिकल एनर्जी रेडिएट करेगा, क्योंकि वेव नेचर भी तुम कंसीडर कर सकते हैं ना, तो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो उसने कहा कि अगर तुम एक इलेक्ट्रॉन कह रहे हो जो कि यहां घूम रहा है, और अगर ये एनर्जी रेडिएट करेगा, तो बताओ एनर्जी अगर इसकी कम होती जाएगी तो ये न्यूक्लियस की तरफ आने लगेगा। तो उसने कहा कि इसका मतलब हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते घूमते न्यूक्लियस पे गिर जाएगा। बात समझ में आई? अब इसका जवाब रदरफोर्ड के पास नहीं था। बेचारे क्या करें, अपनी आंखों के सामने अपने एक्सपेरिमेंट गलत होता हुआ देख पा रहे थे, तो मान लिया कि हाँ ऐसा होगा, तो उनका ये एक्सपेरिमेंट सही नहीं है। दूसरी बात, ये भी जो हमारे एब्जॉर्प्शन और एमिशन के स्पेक्ट्रम है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो दो बड़े रीजन थे इनका मॉडल फेल होने का। एक ये कि एक इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेगा तो वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर एनर्जी रेडिएट हो रही है, यार वेव नेचर समझते हो ना कि जब वेव चलती है तो एनर्जी रेडिएट होती है, तो ये वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि भाई ये इलेक्ट्रॉन यहाँ रुक कैसे सकता है। चलो फोर्स बैलेंस है, घूम तो रहा है, तो उसकी तो एनर्जी कम होती जाएगी ना। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दैट्स वाई इनका मॉडल फेल हो गया। तो इनके फेलियर होने के दो रीजन क्या थे। एक तो ये हमारे एब्जॉर्प्शन और एमिशन के स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन नहीं कर पाए, एंड सेकेंड चीज ये नहीं बता पाए कि इलेक्ट्रॉन कैसे स्टेबल रह सकता है अगर वो एनर्जी रेडिएट करेगा। तो पक्का सोचो, डाल्टन से कहानी स्टार्ट हुई थी, जे थॉमसन पे आई, जेडविक और ये सब ने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सबको ढूंढा, न्यूट्रॉन को। देन आफ्टर रदरफोर्ड ने काफी क्लोज वर्क किया और काफी क्लोज पहुंच भी गए, बट यहाँ पे भी मैक्सवेल कूद पड़ा। और मैक्सवेल एक ऐसा साइंटिस्ट था जो लोगों के एक्सपेरिमेंट में कूद के उसमें जो गलतियां होती थी वो निकालता था और उसको गलत कर देता था। और कई जगह तो उसने अपना नाम भी घुसाया है उन साइंटिस्ट के साथ। एम्पियर मैक्सवेल लॉ एक तुम पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, तो उसने गलत करी थ्योरी, वो फिर बोला मेरा नाम डालो तो मैं तुम्हें अलग से एक थ्योरी देता हूँ। ऐसा हुआ, बट ये गलती हो गई। अब इसके बाद एक और बंदा आया जिसने काफी क्लोज सब कुछ बताया और बहुत उसी तक हमारे सिलेबस में है, जिसको हम लोग बोलते हैं नील बोर मॉडल ऑफ एटम। ये नील बोर ने बहुत सारी चीजें एक्सप्रेस कर दी और समझा दी लोगों को, और वो अच्छी भी थी और समझ में आई। हमारे सिलेबस में फिजिक्स में नील बोर तक ही पढ़ना है, बाकी और तुम केमिस्ट्री में काफी आगे बढ़ सकते हो, उसमें काफी कुछ आता है, ठीक है, बट हम नील बोर तक पढ़ेंगे।
तो नील बोर ने क्या कहा, जरा उसके बारे में समझते हैं। ये सब कहानी मैं तुम्हें एक तरह से सुना ले रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट चीजें वो तुम्हें इस पे लिख लेनी है, बाकी सब ये स्टोरीज हैं, इनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, तो एक बार तुम्हें बोर्ड के लिए बस बुक से पढ़ना है, बाकी कुछ नहीं। मैंने सब बता दिया है कि क्या क्या होता है और कौन सी चीज कैसे ली गई, क्या कहा गया। नील बोर जब आए तो उन्होंने क्या कहा, हम इस बात पे थोड़ा ध्यान से समझते हैं। देखो, नील बोर को एक चीज लगती थी जो वो लोगों से कह नहीं पा रहा था, लेकिन उसको अंदर से लगता था कि ऐसा हो रहा है। बाद में उसने और आइंस्टीन की इक्वेशंस ने काफी सारा कुछ मिलके, इवन दैट डी ब्रोगली ने भी काफी कुछ सपोर्ट किया उसका, उस मामले में उसने काफी चीजें आई, मतलब सपोर्ट इन द सेंस कि उन्होंने जो हाइपोथेसिस दी थी उसको उसने एनालाइज किया और उसके बिहाफ पे उसने एक चीज कंक्लूड करी। बोर मॉडल में क्या सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी, उसने ये कहा कि चलो ये बात तो सही है कि भाई न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड ने ढूंढ लिया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है और वो सही चीज भी है। बट उसने कहा कि यार जब कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है किसी भी सेल में, बात समझना, जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी सेल में घूम रहा है और अगर उसकी रेडियस आर है, ढंग समझना, तो उसने ये बात तो वहां से मान ली कि उसने ये कहा कि ये बात सही है कि mv² इज इक्वल टू के ZE² यहां तक तो उसको कोई दिक्कत नहीं। ये एक उसने अपना लॉ दिया, वो तो रदरफोर्ड ने भी दिया था, तो उसने भी यही कहा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन दूसरी उसने एक चीज कही, उसने कहा कि दूसरा जो पॉइंट था, उसने कहा कि एंगुलर मोमेंटम इस इलेक्ट्रॉन का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है h/2π, और अलग अलग सेल का n जो है वो नंबर ऑफ सेल्स हो जाएगी, कौन सी सेल की बात कर रहे हो, 1 2 3 4, ये उसने कहा कि ये क्वांटाइज रहता है, दिस वैल्यू, ये वैल्यू क्या रहती है, क्वांटाइज रहती है। अब बात आती है कि यार ये चीज कहां से आई, ये कैसे उसने सोचा, ये सोचने वाली बात है, ये कैसे हुआ। देखो इसमें मैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बहुत आसानी से समझा सकता हूं। देखो कैसे, तुम याद करो डी ब्रोगली ने तुमसे कहा था कि जो हमारे पास एनर्जी है, या कह सकते हो कि जो मोमेंटम है, ज्यादा बेटर है, वो h/λ होता है यार, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मोमेंटम को हम लिख कह सकते हैं m/v इज इक्वल टू h/λ, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ये बात तो समझ आती है ना यार, इसमें क्या दिक्कत है, पक्का। अब सोच, इसने कहा था, डी ब्रोगली ने कहा था कि एक इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है, वेव नेचर। तो अगर तुम सोच के देखो कि अगर एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में, तुम पार्टिकल मानोगे तो एक सर्कुलर पाथ में शो करेगा, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन को तुम वेव नेचर मान लोगे तो ये इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, ढंग से समझना, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा कुछ ऐसा, बेकार डायग्राम है पर समझ जाओगे, है ना। ये इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा होगा, ऐसे। अब अगर तुम ढंग से देखो तो यहां से चला तो ये और ये एक वेवलेंथ हो गई, देख ये, फिर यहां से चला ये और ये दूसरी वेवलेंथ हो गई, फिर ये चला ये तीसरी वेवलेंथ हो गई। फिर इसमें क्या फर्क पड़ता है, पक्का, तो ये वेवलेंथ है कि नहीं, मेरी बात ढंग से समझना। अगर मान ले वेवलेंथ लैम्डा है, वेवलेंथ लैम्डा है, तो पता है इसमें तो मैंने 3 बनाई ना, 1 2, देखो ना यार, ये एक वेवलेंथ हुई है ना, देखो यहां से यहां तक हुई कि नहीं, और ये दूसरी वेवलेंथ हुई और ये तीसरी वेवलेंथ हुई नहीं। ऐसे तुम ज्यादा भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, क्या फर्क पड़ने वाला, पक्का। तो उसने कहा इसका मतलब अगर मैं इसकी लेंथ देखूं तो मैं जनरलाइज कर सकता हूं, कैसे जनरलाइज कर सकता हूं, n लैम्डा, n लैम्डा यानी नंबर ऑफ वेवलेंथ, या 3 रखना तो 3 रखो, वो किसके बराबर होना चाहिए, 2πr, क्योंकि यही लेंथ जो, अगर इसकी रेडियस तुम कंसीडर करो तो इसकी रेडियस कितनी, r, तो एक्चुअली ये 2πr में ही तो ये वेवलेंथ बनी। अरे यार ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब तो ढंग से देख, अगर मेरे पास यहां पे ये लिखा है ना, तो मेरी बात समझना जरा, देख इसको थोड़ा सा चेंज करके लिखते हैं, 2πr इज इक्वल टू n लैम्डा, ये बात समझ में आई, देख जरा इसको इधर लिख ले। अब इन दोनों इक्वेशन को देख, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो देख क्या लिखा है, mv इंटू 2πr इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई कर
तो देख लैम्डा लैम्डा कट जाएगा और NH बचेगा, बचा कि नहीं बचा? अब देख यहां से लिख mv इंटू आर ये, और यहां जो आ जाएगा NH by 2 पाई। यार प्लीज समझ लेना, ये देख क्या लिखा है, दिस इज एंगुलर मोमेंटम, और ये क्या लिखा है NH over 2 पाई। ये नील बोर ने सोच लिया था, और इसको जस्टिफाई किसने किया? बेसिकली डी ब्रोगली की जो हाइपोथेसिस थी वो, और आइंस्टीन ने ये क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये बात बोल दी, उसने भी यही बात बोली थी। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहता है, यानी कि एक सेल का एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता। ये बात समझ में आई? अब जरा तो समझ, अगर एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज रहेगा, ये जब ये वाली चीज, ये बात समझ में आ रही? अब ये कैसे हो सकता है? अगर ये इलेक्ट्रॉन वेव नेचर में जा रहा है, तो ढंग से समझना, तो सोच ये एक स्टैंडिंग वेव बना लेता है। देख यहां से चला ऐसे गया, तो सोच अगर रिफ्लेक्शन हो रहा होगा तो वो ऐसे भी तो हो रहा होगा। ये तुमने पढ़ा होगा यार। तो देख ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया, ये पॉइंट फिक्स्ड हो गया, और ये ऐसे ऑसिलेशन हो रहा है, ये डॉटेड लाइन बना। स्टैंडिंग वेव पढ़ाई है मैंने यार। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती है, एक लूप की एनर्जी कांस्टेंट रहती है, फिक्स रहती है, वो रेडिएट नहीं हो पाती है। ये बात समझ आ रही? तो सोच अब मैक्सवेल तो चुपचाप बैठ गया, क्योंकि नील बोर ने बोला कि ये ऐसे हो रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि एनर्जी जो है वो रेडिएट नहीं हो रही होगी, तो इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूम सकता है। अंडरस्टैंड हुआ? तो मैक्सवेल की कहानी खत्म, और इसने बोल दिया कि अलग अलग सेल में है, लेकिन उस सेल का एंगुलर मोमेंटम क्या रहना चाहिए? कंजर्व्ड रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, और वो इस तरह से उसने डिफाइन कर दिया। ये मॉडल काफी सक्सेसफुल हुआ, और हालांकि ये भी आगे गलत हो जाता है, क्योंकि ये केवल वैलिड हो पाया था हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन हो। बात समझ में? क्योंकि उन्हीं उसी चीज के लिए उन्होंने एक्सप्रेस किया था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन। अब जैसे मान लो हाइड्रोजन लाइक एटम तुम ले सकते हो, हाइड्रोजन ही है। हाइड्रोजन लाइक एटम का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो तुम हीलियम लेते हो, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, हीलियम गैस में, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? बाहर निकाल दो, तो एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, तो हीलियम प्लस क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन लाइक एटम। यार इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पक्का समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस तरह से उन्होंने इसको एक्सप्रेस किया। तो मेजर पार्ट है, ये मैंने बताया ये कहां से आया, और ये तो रदरफोर्ड से उन्होंने उठा लिया था। इस तरह की ये थ्योरी उन्होंने दी। अब बात आती है, इसको थोड़ा सा और उन्होंने एनालाइज किया, और उन्होंने कहा, प्लीज ये बात सबको समझ में तो आ रही है यार, इसको समझने में कोई दिक्कत है नहीं, आसानी से समझ सकते हो। उसके बाद उसने क्या कहा, जरा वो समझना, क्योंकि वो पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है और समझने वाला है। उसके बाद उसने बोला कि चलो ये तो ठीक है, अगर तुम ढंग से देखो तो ये चीज हमने क्या लिखी है, बात समझना, ये चीज हमने क्या लिखी है? ये मैंने लिखा है तुम्हारा 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई mv इंटू आर, ये चीज यहां से आ रही, और एक इक्वेशन ये लिखी है। ठीक है, देख अगर मैं आर की वैल्यू निकालूं तो मुझे v कहीं रखना पड़ेगा। कहां रखना पड़ेगा जरा देखो, v मुझे एक काम करो, यहां से मैं निकाल सकता हूं, आर निकालना है मुझे, तो v मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो v की वैल्यू मैं यहां से निकाल सकता हूं, कैसे जरा समझो। एक काम करो, ये r यहां से गया है ना, तो यहां पे जरा तुम देखो क्या बनेगा जाके तुम्हारा, ये नीचे आ जाएगा और r ऊपर चला जाएगा, तो r इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन mv²। ठीक है, ढंग से समझना, ये मैं नीचे वाला हटाता हूं ताकि कैलकुलेशन थोड़ा मैं करता हूं अच्छे से। तो ये चीज कैसे डिफाइन हो पाई आगे, उसको भी जरा समझ लो। अब r इज इक्वल टू, अब v की वैल्यू रखो यहां से, क्या लिखोगे? के जेड ई स्क्वायर ऊपर लिखा गया, m नीचे, यहां देख ये नीचे आ जाएगा, v की वैल्यू यहां से निकालोगे तो कितनी आएगी, रखो जरा, यहां से v की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा? r और भी आएगा, वो बाद में सोच लेंगे। यह आएगा NH अपॉन 2 पाई इंटू mr इज इक्वल टू v, वो हम रख लेंगे बाद में। ठीक है, इस जगह v की वैल्यू रखो जो ये है, तो क्या लिखोगे यहां पे? n स्क्वायर, ढंग से समझना, h स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर और r स्क्वायर। देखिए पूरा नंबर ऊपर चला जाएगा, समझ आ रहा है? तो r इज इक्वल टू आया के जेड ई स्क्वायर अपॉन m n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू 4 पाई
एम स्क्वायर आर स्क्वायर। पक्का? ये आर से आर कट गया तो यहाँ एक आर बचेगा, और ये सब नंबर इधर ले आओ और इस सब नंबर को नीचे ले आओ। ठीक है, एक एम से एम यहाँ पे भी कट गया तो यहाँ एम बचा। ये समझ आ रहा? तो ये नंबर ऊपर लाओगे तो ये हो गया तुम्हारा एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई, या पाई स्क्वायर का ध्यान रखना, 4 पाई स्क्वायर, और नीचे आ गया तुम्हारा एक एम भी, और ये आ गया तुम्हारा आर। तो जरा आर को देख क्या लिख सकता है, आर इज इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई के जेड ई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम। ये लिखा है। अब इसको अगर तुम ढंग से देखो तो इसको यहां से हटाओ और इसको यहां से हटाओ और इसको लिखो एन स्क्वायर बाई जेड, ऐसे। और ये देखिए पूरा कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट तुम्हें पता है, वहां शब्द है इलेक्ट्रॉन तुम्हें पता है, ये क्या है, वहां शब्द है इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हें पता है। 4 पाई एल स्क्वायर की वैल्यू पता है, ये पता है, के की वैल्यू पता है। के क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 ये पता है। तो सोच इस वैल्यू की वैल्यू निकाल ले तो n तो चेंज हो सकता है और z भी चेंज हो सकता है। अगर हाइड्रोजन है तो उसके लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है ना। हीलियम है तो z की वैल्यू 2 हो जाएगी। ये बात समझ आ रही है? तो इसको जब कैलकुलेट किया तो ये आ गया तुम्हारा कुछ 0.529 n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। ये डेटा तुम्हें याद रखना है। तो सोचिए जो रेडियस आई है, ये रेडियस अगर मैं हाइड्रोजन के एटम के लिए बोलूंगा तो उसके लिए पहले सेल की रेडियस n = 1 z = 1, तो पता यही उसकी सबसे रेडियस आ जाएगी। तो अलग अलग जो की रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं? अंडरस्टैंड हुआ कि नहीं हुआ? तो ये हो गया रेडियस का। अब सोच r की वैल्यू जो ये आ रही थी, अगर तू उसको इस जगह रख दे तो तुम्हें v की वैल्यू आ जाएगी। पक्का? मैं रखता हूं, जरा देखो r की वैल्यू ये वाली नहीं, ये पूरा वैल्यू तो पता चले। क्लियर? समझ में आ रहा है? r का इतना टर्म्स कैलकुलेशन समझ में आया? तुम्हें ये फॉर्मूला याद रख लेना है। और बल्कि मैं तो कहता हूं तुम एक और चीज याद रखो, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाई जेड। ये तो जरूर याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी यही है। पक्का? अब जरा यहां हो, अगर मैं r की वैल्यूज को यहां रखूं, कहां रखूं, देखो इस जगह पे, तो देखो v हमारा क्या निकलेगा, v = NH और नीचे 2 पाई, समझ आ रहा है ना? यहां r था, मैं हटा दिया, ये रहा। इधर लाओगे तो ये r आएगा ना, तो NH ओवर ये m इधर आ गया और ये वैल्यू है r। ठीक है, तो 2 पाई m इंटू r, यार ये देखो ना, ये नीचे आ जाएगा mr यहां पे, तो NH अपॉन 2 पाई और mr, है ना। r की वैल्यू ये रखते हैं, चलो v = NH डिवाइडेड बाई 2 पाई m, और यहां r रखते हैं। फिर ऊपर क्या, n स्क्वायर और यहां h स्क्वायर है। अंडरस्टैंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो मैं इसको कैसे करता हूं तुम समझना। इसको मैं रखता हूं यहां पे, ढंग से देखना, यहां आएगा h स्क्वायर, यहां आएगा n स्क्वायर, और ये पूरा नंबर ऊपर चला जाएगा क्योंकि इसको नीचे डालोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा, k e⁻², 4 पाई स्क्वायर, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन एन जेड। देखिए पूरा नंबर मैंने ऊपर रख दिया। अंडरस्टैंड हुआ? अब देखो एक h से एक h कट गया, एक n से एक n कट गया, तो v = आया k e² 4 पाई स्क्वायर me डिवाइडेड बाई 2 पाई बाद में हटा देंगे m, और एक n नीचे बच गया था तो उसको यहां लिखते हैं। अब देख ये कांस्टेंट है, समझ आई मेरी बात? तो इसको जब हम लिखेंगे v = तो ये लगभग कैलकुलेशन से आता है 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। याद कर लेना ये डेटा। और यहां से एक और कंक्लूजन वाली चीज जो तुम लिख सकते हो कि जो v है इज प्रोपोर्शनल टू Z/n।
ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा ना प्रोपोर्शनैलिटी में, पक्का। तो v इसके प्रोपोर्शनल है, ये एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए वो लिखा गया है, अंडरस्टैंड हो रहा है। तो v हम ऐसे रख सकते हैं मीटर पर सेकंड में, ये याद रखना है आपको, पक्का। ये सब कांस्टेंट है, 2 पाई ये सब हटा देना तो वो सब अपने आप वैल्यूज कैलकुलेट हो जाती हैं, पक्का। अब अगर हम इसके बाद बात करें काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है, तो बताओ अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, इसको हटाता हूं, देखो काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे, v तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है। सोच अगर काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो हम क्या लिखेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। देख यहां एम वी स्क्वायर ऑलरेडी है, 2 यहां डिवाइड कर दे, तो बात समझना, ये वाला फॉर्मूला तो ऑलरेडी था ना हमारे पास, देखिए, तो यहां 2 डिवाइड कर देते हैं, 2 डिवाइड हो जाएगा, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, के जेड ई स्क्वायर अपॉन, यार तुम्हें समझ आ रहा ना, यही तो इसकी पूरी वैल्यू ये रख सकते हैं 2r, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, बहुत आसान काम है, पक्का। तो ये हुई काइनेटिक एनर्जी। अच्छा बता पोटेंशियल, एक इलेक्ट्रॉन यहां दूर है, मान नेगेटिव चार्ज है, और ये रेडियस है, पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखोगे, के जेड ई माइनस ई डिवाइडेड बाई आर, दैट मीन्स माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। देख अब अगर टोटल एनर्जी लिखी जाए तो देख टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम, दैट मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू, ढंग से समझना, यहां पे ध्यान देना, काइनेटिक एनर्जी कितनी, ये क्या लिखोगे, के जेड ई स्क्वायर बाई 2r माइनस, क्योंकि ऐड करोगे तो माइनस आ जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। सोच -1 से +½ सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस बचेगा, तो माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई 2r, दिस इज द टोटल एनर्जी नेगेटिव में। और ढंग से देखो, अगर तुम्हें और थोड़ा सोचना है तो मैं और तुम्हें दिखाता हूं, तुम रुकना, ये सब वैल्यू याद रखना, भी थोड़ा रुक जाना है ना। देखो अगर तुम ढंग से देखो तो पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारी ये है, ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी तुम्हारी ये है, और टोटल एनर्जी ये। देख जरा, अगर मैं लिखूं तो मैं तुमसे कहूंगा कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। देख टोटल एनर्जी ये है, और टोटल एनर्जी नेगेटिव में आ रही है, थोड़ा ढंग से ध्यान देना, पक्का। तो ये भी एक रिलेशन याद रखना, इस पे भी काफी कुछ आएगा बाद में। लेकिन अभी मैं बात करता हूं जो टोटल एनर्जी हमारी आई है, वो देख माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r है कि नहीं। आर की वैल्यू हमें पहले से पता है, देखिए है ना। अब वैल्यू डालते हैं इसको, मतलब ये सबको समझ में आ रहा है, इसको हटाता हूं ताकि तुम थोड़ा देख पाओ। यहाँ पे आर की वैल्यू मैं लिखता हूं तो तुम जरा उसको समझना पहले, ये मैं हटा रहा हूं। फिर आर की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर और नीचे 2 इंटू आर। आर कहां लिखा है, ये देख, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर नीचे आ गया, एच स्क्वायर एन स्क्वायर ये नीचे आ गया, और ये पूरा नंबर ऊपर चला जाएगा, यानी कि के ई की पावर 2 4 पाई स्क्वायर एम ई मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन और एक जेड। ये देख, ये नंबर ऊपर चला गया और ये वाला नंबर नीचे आ गया। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब देख फिर क्या लिखा जाए जरा समझना, काफी कुछ कटेगा नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, हमें उसको ज्यादा कुछ सोचना नहीं। ये जेड और ये जेड स्क्वायर हो गया, दैट मीन्स यहां पे आ गया। अगर तुम ढंग से देखो तो दिस इज इक्वल टू माइनस के स्क्वायर ई की पावर 4 के स्क्वायर हो गया 4 पाई स्क्वायर एम ई जेड स्क्वायर, जेड और जेड स्क्वायर ई की पावर 4 के स्क्वायर 4 पाई आ गया, और नीचे आ गया तुम्हारा 2h स्क्वायर और यहां लिखो n स्क्वायर। ये देख पूरा नंबर कांस्टेंट है, के स्क्वायर ये सब।
अब इसी चीज को सबको ये याद ही होता है यार, माइनस इसको बोलते हैं 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये होती है हमारी टोटल एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन के घूमने के लिए। तो तुम्हें याद क्या रखना है फाइनली, कि जो टोटल एनर्जी है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये याद रखना है। या इसको एनर्जी से भी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बोलो, कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो ये टोटल एनर्जी आपको याद रखनी है। अभी बताऊंगी ये क्या क्या चीजें हैं। आपको पोटेंशियल डिमोलेशन आ गया, टोटल डिमोलेशन आ गया। अच्छा, अब तुम अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करूं या हाइड्रोजन लाइक एटम की बात करूं, क्योंकि ये सब पूरा मॉडल इसीलिए एक्सप्रेस किया गया है कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम की ही बातें यहां पे की गई हैं। तो मुझे बताओ, अगर कहीं पे भी मैं तुमसे कहूं कि यहां न्यूक्लियस है और यहां पे एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। ये मैंने किया है। तो याद कर, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या लिखते थे मैग्नेटिक फील्ड? दिस इज म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। पाई हट जाता था क्योंकि इसकी पूरी रेडियस आती थी, तो 2 आ रहा था। फिर से कर देता हूं। अच्छा पहले रुको, एक काम करते हैं, पहले रुक जा। तो अच्छा एक बार बताओ कि अगर कोई भी ऐसे घूम रहा है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? देख, अगर इसका एंगुलर मोमेंटम देखा जाए तो अभी हमने निकाला था कितना, NH/2 तो सोच, एंगुलर मोमेंटम कभी भी लिखोगे यानी इसको L से भी लिखते हैं, इज प्रोपोर्शनल टू M। ये बात याद रखना, ये और किसी पे डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट लिखा जाए तो मैग्नेटिक मोमेंट यानी इसको कैसे लिखते हैं? मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइड बाय एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू क्या होता था? याद कर, E/2m। तो सोच, मैग्नेटिक मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू एंगुलर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू m, यानी मैग्नेटिक मोमेंट भी किसके प्रोपोर्शनल है? m के प्रोपोर्शनल है। ये बात समझ में आई? अच्छा, चल देख रहा है टाइम पीरियड क्या होगा। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई r/v। 2 पाई r पूरा सर्कल जो घूम रहा है वो हो गया, और अपॉन v। अब देख, r किसके प्रोपोर्शनल था? तो घर से ध्यान दे, r था n² के प्रोपोर्शनल। पूरा वैल्यू नहीं लिखनी है। r था ये, और v किसके प्रोपोर्शनल था? v हमने निकाला था, तुम्हें याद आ रहा है v किसके प्रोपोर्शनल था? v था हमारा z/n। तो सोच, ये अगर प्रोपोर्शनलिटी देखी जाए तो देख, r की वैल्यू जब रखेगा तो r प्रोपोर्शनल आएगा n² के, और जो v था वो था n/z के प्रोपोर्शनल, सॉरी z/n के प्रोपोर्शनल। तो यहां z आ जाएगा और n ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे था। तो अगर तू देख तो t इज प्रोपोर्शनल टू n³/z²। निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अगर टाइम आ गया तो सोच, फ्रीक्वेंसी किसके प्रोपोर्शनल? वो हो जाएगी 1/टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल। तो सोच, अगर मैं इसको लिखूंगा तो मैं कहूंगा दिस इज प्रोपोर्शनल टू z²/n³। ये फ्रीक्वेंसी आ गई। तो कितनी भी चीजें निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? अच्छा, अब करंट देख, करंट किसके प्रोपोर्शनल? करंट इज इक्वल टू होता है क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज Q/T यार, तो इलेक्ट्रॉन हो गया /T। अब T क्या है तेरा? ये है। तो सोच, करंट किसके प्रोपोर्शनल है? z²/n³ के। यार बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं। मैग्नेटिक फील्ड, अब तुम याद करो, जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे तो कोई भी अगर यहां पे पार्टिकल ऐसे घूम रहा है इस तरीके से, मान लो करंट ऐसे है I की, तो हम लोग कैसे निकालते थे इसका? 2 पाई r लेंथ पूरी कैलकुलेट करते थे ना यार। और यहां देखा जाए तो हम लोग क्या लिख देते हैं? μ0I/4 पाई, ठीक है, यहां पे। और यहां लिखते थे हम r² इनटू, यहां पे हो जाएगा 2 पाई r। तो 2 पाई से 2 पाई कट जाता था, 2 बचता था, एक r से r कट जाता था, तो μ0I/2r। ये हमारी आती थी मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे, ये हम निकाल चुके हैं। तो सोच, मैग्नेटिक फील्ड I/r के प्रोपोर्शनल है। I किसके प्रोपोर्शनल? जरा तू ढंग से देख, I प्रोपोर्शनल है इसके, यानी हम I इज प्रोपोर्शनल टू कह सकते हैं कि वो है z²/n³। याद रखेगा, तो n³ नीचे रह जाएगा और z ऊपर चला जाएगा। अब यहां पे अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू I/r। I किसके प्रोपोर्शनल है? देख जरा, z²/n³। और r किसके प्रोपोर्शनल है?
n square by z, that means b is proportional to n cube upon z cube upon n की पावर 5। ये सारे डेटा हैं जो तुम्हें याद रहने चाहिए, कभी कोई कंफ्यूजन इसमें होना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से तुम्हें इतना तो समझ में आ ही रहा होगा कि ये सब चीजें कैसे रिलेट होती हैं एक दूसरे से। ये डेटा एक बार देख लेना अच्छे से, तुम्हें कोई गड़बड़ लगे तो मुझे बताना। आई थिंक मैंने सब कुछ इसमें आपको लिख दिया है कि कौन सी चीज कैसे किसके प्रोपोर्शनल होती है, मैग्नेटिक मूवमेंट, करंट, ये वो। अब तुम कहोगे मैग्नेटिक मूवमेंट से क्यों निकाला? अब देख, तुझे कहेगा, मान ले मैं बोलूं कि हाइड्रोजन लाइक एटीएम में लिथियम को ले लिया, लिथियम प्लस। उसने कहा कि उसके थर्ड सेल और फिफ्थ सेल की वजह से जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड है उसका रेशियो बताओ। थर्ड सेल और फिफ्थ सेल, 3 रखेगा, फिफ्थ रखेगा, इसकी जगह 2 रखेगा, तो क्या उनका रेशियो निकाल सकता है? बहुत कुछ हो सकता है। टाइम पीरियड पूछ दे, वो बोलते हैं कि मान लो हाइड्रोजन लाइक एटम में या मान लो लिथियम प्लस में एक इलेक्ट्रॉन थर्ड सेल में घूमे और एक इलेक्ट्रॉन सपोज मान लो सेकंड सेल में घूमे, तो उनके दोनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा? ये निकाल सकते हैं। एवरीथिंग, सब कुछ यहाँ दिया है तुम्हें। एंगुलर मोमेंटम, ये मोमेंटम, वो मोमेंटम, ये सब कहानी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो यार? पक्का, कोई दिक्कत नहीं। ये सब फॉर्मूले ही हैं जो तुम्हें याद रखने हैं, जिसकी वजह से तुम ये सब कैलकुलेशन कर सकते हो। अब मेन बात ये आती है कि जो हमारे पास एनर्जीज है वो क्या चीज है, जो हमने तुमसे बात करी वो क्या है, उसको तुम्हें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखो जरा क्या मैं बोलना चाहता हूं। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि जो टोटल एनर्जी है, देख हमारे पास जो एनर्जी आई है वो आई है -13.6 z स्क्वायर बाई n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी। ओके, सोच ये एनर्जी नेगेटिव में आ रही है। सोच अगर न्यूक्लियस यहां होता और इलेक्ट्रॉन इंफिनिटी पे होता तो क्या एनर्जी जीरो होती? यस, जीरो होती। सोच अभी तो नेगेटिव है ना, तो सोच जीरो होने अगर इंफिनिटी पे होता तो जीरो होती। अब अगर यहां पे है एक इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये उसकी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है ना, कि भाई इंफिनिटी से ज्यादा स्टेबल वो यहां पे है। बात समझ में आ रही है? अब n की वैल्यू अगर तुम 1, यानी इनको जब रिप्रेजेंट किया गया तो ऐसी लाइंस बनाएंगे, ये इनको लाइन से रिप्रेजेंट किया गया। उन्होंने कहा ऐसे इसको दिखा लो आप। ये लाइन का गैप थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट वो मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूं, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये और थोड़ी पतली लाइन ऐसे बनेगी, और ये कहां तक चली गई? इंफिनिटी तक। अब सोचो ये लाइन है, ये है n=1, ये है n=2, ये है n=3, ये है n=4। सो ऐसे 4 लाइनें बना ली। इस पे जो एनर्जी है, अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एटम की, किसकी बात करूं? हाइड्रोजन एटम की, और एक बात करूं हाइड्रोजन लाइक एटम की। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो सोच इसकी वजह से जो एनर्जी है, अगर तू n की वैल्यू 1 रख देगा तो और z की वैल्यू 1, यानी हाइड्रोजन एटम की एनर्जी कितनी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं लिख रहा हूं, तुम इसे ध्यान रखना, ये इसकी हो गई। अब सोच अगर z की वैल्यू 1 रखनी, n की वैल्यू 2 रख देगा, तो इसका जो एनर्जी लेवल है, प्लीज ध्यान से समझना, इसका जो एनर्जी लेवल है ये हो जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इसका लेवल है वो कितना हो जाएगा? 1 लगभग कुछ 52 ऐसा कुछ आता है, 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका आता है 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये और हाइड्रोजन लाइक एटम में ये चीज क्या हो जाएगी? -13.6 z स्क्वायर, इसकी क्या हो जाएगी? -3.4 z स्क्वायर, इसकी कितनी हो जाएगी? 1.52 z स्क्वायर, और इसकी कितनी हो जाएगी? 0.85 z स्क्वायर। ये हाइड्रोजन लाइक एटम की हो जाएगी। यार ये वैल्यू चेक कर लेना, 1.52 होता है कि 1.85 होता है, कि कैसे करोगे? अच्छा बताइए, थर्ड सेल है, यहाँ 3 रख देगा कि नहीं? रख दे यार 3, और इसकी वैल्यू तो 1 होगी। अब जब 3 से इसको डिवाइड कर कितना आएगा? चेक कर लो ना, 13.6 डिवाइड बाई 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा नालायक को, n की वैल्यू 3 रख लो ना तो 9 स्क्वायर है ना। अब तो ये कौन सी सेल है? ये, और ये कौन सी थी? सेकंड वाली, सेकंड का स्क्वायर यानी 4 किया तो ये आया। अब तू 9 रखेगा तो कितना आएगा? दिस इज इक्वल टू 1, और यहां पे चलेगा 4, पॉइंट ले लो 46। हाँ मतलब यार देखो यार, ये तो समझ में आ रहा होगा यार, प्लीज। 9 आया, फिर 4 बचेगा, और पॉइंट यहां लगा देगा तो 46, और 9 5 का 45 है ना, तो एक और बच जाएगा, यानी ये 5 आ गया।
10 यानी बड़ा सही लिखा है, यानी ये इतना, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी होती है ऐसे ऐसे सेल की। इनके गैप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ये कितने का गैप होगा, देख जरा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर 10.2 है ना। इसी तरह से इसका गैप कितना होगा, देख इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर तो कितना आएगा 12, इसको 0 मान लो, यानी कि इसको क्या लिखोगे 13.6, और अगर इसको देखो तो ये लिखा जाएगा 1.51 या 0, तो ये 9 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 0, और यहाँ 12.09, ये कितना होगा 12.09। इसको देखा जाए तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर, ये लगभग आता है 12.75, चेक करते रहना है ना। इसी तरह से ये भी गैप निकालोगे, ये सब गैप बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए समझना। तो तुम्हें ये एनर्जी लेवल समझ में आ गया। अब देख मेरी एक छोटी सी बात समझना ढंग से, इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। इसको क्या बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट। इसको बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, इसको बोलते हैं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसको थर्ड। ये ग्राउंड स्टेट है, समझ आ रहा है। तुम्हें ऐसे क्वेश्चन में लिख के आएगा कि सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, या तुम्हें ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को ले जाना है, तो ये टर्म याद रखना। ये कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, यानी n इज इक्वल टू 2 बेसिकली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, पक्का ऐसे लिखा जाता है। अब और एक बात समझो जरा, ढंग से ध्यान देना। तो मुझे बताओ, अच्छा अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन यहां कहीं है और अगर मैं इसको इंफिनिटी पे भेजना चाहूं तो मुझे इसको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। हाइड्रोजन लाइक एटम की बात हो रही, इतनी पॉजिटिव में, तभी तो इंफिनिटी पे पहुंच जाएगा। तो सोच अगर इसको इंफिनिटी पे पहुंचाया गया तो क्या ये आयनाइजेशन एनर्जी हो गई। तो सोच हाइड्रोजन एटम के लिए, किसके लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए आयनाइजेशन एनर्जी जो हम लिखते हैं वो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, वो होगी प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए वो रहे, पक्का। अब आयनाइजेशन पोटेंशियल कितना, सोच इलेक्ट्रॉन वोल्ट हटा दे, अरे पोटेंशियल तो मतलब सोच V के पोटेंशियल में एक इलेक्ट्रॉन को तूने इतनी एनर्जी दी होगी तभी तो इंफिनिटी पे गया होगा। तो अगर मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल की बात करूंगा तो बता वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13.6 वोल्ट। समझ आया। तो ये आयनाइजेशन पोटेंशियल याद रखना, यानी एक ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहां ले जाया जा रहा है, ये सारी चीजें, इनके बारे में बहुत डिटेल से बातें होंगी, मैं करूंगा भी। बट अभी आज का चैप्टर इतना ही रखते हैं, काफी बड़ा चैप्टर तुम्हारा ऑलरेडी ये हो गया है। इतना, इतने में से अभी कल के टेस्ट में जो आएगा वो तुम्हें करना है। ओके, चलो।